देवा भाऊ योगी स्टाइल में दंगाइयों का इलाज करेंगे और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी। यानी जिनके घरों में नुकसान हुआ उनको दिया जाएगा और जो लोग दंगों में शामिल थे उनसे लिया जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कई बार दंगाइयों बवालियों से नुकसान की भरपाई कर चुकी है, ठीक वही पैटर्न अब नागपुर में देवा भाऊ सरकार अपना रही है। उनसे वसूली होगी 7 पीढ़ियों तक की, ये सारी संपत्ति वसूली होगी। अच्छे दंगाई दंगा करना भूल गए, पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। दंगाइयों का अलॉट योगी मॉडल ही है और यही वजह है कि पूरब से पश्चिम तक, एमपी से महाराष्ट्र तक, जहां जहां दंगा भड़का योगी मॉडल वहां रोल मॉडल साबित हुआ। अब नागपुर में भी दंगाइयों से नुकसान की एक एक पाई वसूलने की तैयारी है। जब तक हम लोग ये जो दंगे है इनको सबक नहीं सिखा देते, विशेष रूप से जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है उनको तो निश्चित रूप से अपनी करतूत का भुगतान करना ही पड़ेगा। वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है सरकार उनको मदद करने वाली है। नागपुर में हिंसा के बाद फडणवीस का ये स्टेटमेंट योगी मॉडल से पूरी तरह मैच कर रहा है, क्योंकि दंगाइयों के खिलाफ फडणवीस सरकार ने बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया है। अब तक 104 दंगाई की पहचान की जा चुकी है, 92 दंगाइयों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सीएम ने ऐलान किया है कि अगले 4 से 5 दिन में दंगाइयों से नुकसान की वसूली शुरू होगी। यानी अब एक एक दंगाई का हिसाब होगा, एक एक दंगाई से पाई पाई वसूली जाएगी। महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा, जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम फडणवीस के तेवर बता रहे हैं कि दंगाइयों का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। खासकर इलाज का योगी मॉडल हो तब कहने ही क्या, दंगाइयों से जल्द ही पाई पाई की वसूली शुरू होगी और जो बचेंगे बुलडोजर के जद में जद होंगे। यकीन मानिए नागपुर को जलाने वालों का ऐसा हिसाब होगा कि 7 पीढ़ियां दंगाई सोच से तौबा कर लेगी। क्या नागपुर हिंसा का इंजीनियर हामिद है? क्या हामिद इंजीनियर ही हिंसा का मास्टरमाइंड है और क्या हिंसा के पीछे शुद्ध सियासी साजिश है? सवाल इसलिए भी क्योंकि मुख्यमंत्री यहां पर आप देखिए किस तरह से इस पूरे मामले में जांच के लिए आदेश तो दे चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी फहीम खान जिस पार्टी का नेता है, अब उस मॉनिटरिज्म डेमोक्रेटिक पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर भी गिरफ्तार हो गया है। आरोप है कि उसने यूट्यूब चैनल को भड़काऊ भाषण दिए, सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किए जिससे माहौल बिगड़े और औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग करने वालों के हाथ काटने की बात कही। यानी पार्टी चीफ हामिद ने औरंगजेब विवाद पर जो जहर उगला, उसके गुर्गे यानी फहीम खान ने उसे मुस्लिम लड़कों की रगों में उतार दिया और नफरत की ऐसी चिंगारी भड़की कि नागपुर जल उठा। पुलिस जांच में पता चला है कि हिंसा के दिन हामिद इंजीनियर ने यूट्यूब चैनल के जरिए भड़काऊ बयान दिए थे जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया था। साइबर सेल की जांच में पता चला कि हामिद इंजीनियर ने हिंसा वाले दिन सुबह सोशल मीडिया के जरिए लोगों में डर और अशांति का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी। इसके अलावा वो कथित तौर पर मुजाहिदीन के लिए चंदा मांग रहा था और गाजा सहायता के नाम पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चंदे की अपील कर रहा था। और जब फहीम खान गिरफ्तार हुआ तो उसे यही इंजीनियर पाक साफ बता रहा था। उसमें तो हमारा रोल नहीं है पार्टी का, हमारा एक भी आदमी नहीं है, पुलिस बता रही। अरे आपका आदमी तो गया सर, हमारा आदमी फहीम तो गिरफ्तार हो गया है, फहीम को कस्टडी हो गई है। अब कौन होगा सर? कि पुलिस तो किसी को भी गिरफ्तारी करती है जी, आपको भी कर लेगी कल। पूरी तरीके से राजनीतिक है। यहाँ के दंगे को हमने एक्सपोज किया है, जिसके लिए यहाँ की पूरी सरकार ओपन हो चुकी है और डर रही। लेकिन बात सिर्फ साजिश और दंगे की नहीं बल्कि दंगे में सियासी साजिश की है, जिसका कनेक्शन अब क्लियर हो गया है। हामिद इंजीनियर माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष है। नागपुर हिंसा के प्रमुख आरोपी फहीम खान का संबंध भी इसी पार्टी से जुड़ा है। पुलिस जांच में ये खुलासा हुआ कि पार्टी के सदस्यों की भूमिका इस हिंसा में संदिग्ध रही है और इसे एक सुनियोजित षड्यंत्र माना जा रहा है। यानी जांच में ये बातें सच साबित हुई तो यकीनन हिंसा का इंजीनियर कोई सियासी चेहरा ही निकलेगा। गिरफ्तारी के बाद हामिद इंजीनियर से जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और भड़काऊ भाषण पर यहां सवाल किया तो उसने पुलिस की गिरफ्त में फिर वही बात दोहराई है कि मुख्यमंत्री भी औरंगजेब की कब्र को हाथ नहीं लगा सकते। तो अब देखिए इस पूरे मामले पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भी कर रहे थे वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं किया हमने। औरंगजेब का जो ये करेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, इवन सीएम भी।
हाँ, तो आपने हाथ काटने की बात कही है। एक तरफ देवा भाव नागपुर में दंगाइयों से पाई वसूलने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी डिप्टी अजीत पवार इफ्तार पार्टी में शामिल होकर मुसलमानों के समर्थन की बात करते हुए नजर आए। तो आप देखिए लगातार कैसे इस पूरे मामले पर सियासत चल रही है और अब इससे एक सवाल खड़ा हुआ है कि क्या देवा भाव सरकार दो नाव पर इस वक्त सवारी कर रही है या फिर डिप्टी सीएम अजीत पवार सरकार से अलग अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सवाल अजीत के इफ्तार पार्टी में जाने पर नहीं है बल्कि टाइमिंग पर है और सवाल अमन शांति की बात करने वाले मुसलमानों के समर्थन की भी नहीं है बल्कि विचारधारा की है। क्या बीजेपी की पिच पर अजीत को बैटिंग में मजा नहीं आ रहा? आखिर अजीत पवार इशारे में किसे कह रहे हैं कि माफ नहीं किया जाएगा? सुलगते नागपुर का एक तरफ सियासी कनेक्शन सामने आ चुका है, दूसरी तरफ दंगों में अजित पवार अपने सियासी समीकरण साध रहे हैं, वो भी तब जब एक दिन पहले खुद सीएम फडणवीस नागपुर पहुंचने वाले थे। पहले अजित पवार को सुनिए। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजित पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। यूं तो अजित पवार के इस बयान की तारीफ होनी चाहिए। किसी भी कौम, किसी भी मजहब का सुरक्षा, कानूनी अधिकार और माइनॉरिटी के साथ खड़ा होना जिम्मेदारी भरा काम है, लेकिन बात जब विचारधारा की हो, औरंगजेब पर जब जंग छिड़ी हो, तब सरकार का दूसरा सबसे ताकतवर चेहरा यू टर्न लेकर इफ्तार पार्टी मनाए और विचारधारा के खिलाफ इस तरह के बयान फरमाए, सवाल तो बनते हैं।